हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। बस ईश्वर से एक ही दुआ है कि आप सभी एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहें। तो भाई काफी दिन से क्लास डिस्टर्ब चल रही है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। भाई तबीयत तो खराब है लेकिन क्या करें, अब आपकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है तो इसलिए लाना तो पड़ेगा ही। तो भैया आज हम इस चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से फिनिश करने वाले हैं, जो कि हमने बताया ना कि फिजिक्स का छठा चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं है भैया, छोटा सा चैप्टर है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसमें 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, जिसमें हम बात कर लें एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, दूसरा होता है स्वप्रेरण गुणांक और तीसरा है भैया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये तीनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का भैया निपटारा, बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन से। जो हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर ही है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्यारे बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये अगर परिभाषा पूछता है तो ये भैया 1 नंबर में पूछता है और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको रखा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको फिगर के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम एक कुंडली ले लेते हैं और एक मैग्नेट। ध्यान से समझिएगा, एक तरफ भैया कुंडली एक ले लिया, तार की प्यारे बच्चों एक कुंडली हमने एक तरफ ले लिया। ठीक है, एक तरफ क्या किया हमने, एक कुंडली ले लिया और दूसरी तरफ अपन क्या करते हैं बुआ, यहां पे भैया एक दूसरी तरफ मैग्नेट ले लेते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं भैया। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक तरफ यहां पे क्या किया हमने, एक तरफ ले लिया चुंबक और दूसरी तरफ भैया एक यहां पे ध्यान दीजिएगा एक दूसरी तरफ कुंडली ले लिया है। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो घटना है वो क्या है समझिएगा। देखिए जब किसी कुंडली, ये कुंडली है और इधर एक चुंबक है, तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, कहने का मतलब यह है, आप फिगर के माध्यम से समझिए भैया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक तरफ ये कुंडली है और एक तरफ ये भैया क्या है, चुंबक है। तो जब किसी कुंडली या फिर हम कह लें चुंबकी, भाई चुंबक, इन दोनों को अपन पास लाएं। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, चाहे तो आप चुंबक को स्थिर रख करके कुंडली को इसके करीब लाओ, या फिर भैया कुंडली को रखकर चुंबक को इसके करीब लाओ, या फिर यूं कह सकते हैं एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसमें किसी कुंडली को घुमाने का प्रयास कर दें। तो यही चीज है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी चाहे इसको करीब लाओ चाहे इसको करीब लाओ, तो प्यारे बच्चों इसके बीच में यानी कुंडली और इस चुंबक के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है भैया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसी विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी घटना को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया भैया, रटने की अब जरूरत नहीं है बबुआ। तो परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसके कारण, यानी भैया हमने बताया ना इनको जब करीब लाओगे तो इसके कारण क्या बताया गया कि इनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है। और प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों होती है भैया? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और ये धारा तभी तक रहेगी बबुआ जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा अपने आप रुक जाएगी। तो ये घटना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। तो भैया जब चुंबक और कुंडली को पास लाओगे बबुआ तो इसमें क्या है भैया? तो इनके बीच में एक हमने बताया ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही घटना कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया? चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या है भैया, और साथ ही इसका मात्रक व विमा भी देखना है। यह टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यह टॉपिक प्यारे बच्चों 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर में भैया? 2 नंबर में, कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा। और कभी कभार अगर ये परिभाषा, मात्रक और विमा ना पूछे तो इस पे जो फार्मूला होता है उस पे न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया चुंबकीय फ्लक्स होता क्या? बहुत सिंपल सी परिभाषा, 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, अपन दोनों को समझ सकते हैं, या फिर एक ही एकदम सिंपल वाली परिभाषा हम देखेंगे। ठीक, कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब भैया चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये हमने चुंबकत्व तथा द्रव्य वाले चैप्टर में समझा है अच्छे से। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, ये इनके गुण के बारे में भी ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। तो भैया एक ले लेते हैं बच्चों, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई ये एक पृष्ठ है। ठीक है, 2 पृष्ठ बनाते हैं और दोनों के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो भैया 2 पृष्ठ हो गए, और इसमें भैया हमने क्या किया, यहां पे ध्यान से समझिए, हम अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं को अभिलंबवत गुजार रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, ये जो एरो करके है ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि अभिलंबवत ऊपर की तरफ चल रही हैं। ठीक है, ये भैया क्या है? एक पृष्ठ है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो रेखाएं गुजरी हैं इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं भैया? चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब यहां पर अगर देखें तो ये अभिलंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, अभिलंबवत गुजर रही हैं, लेकिन इसमें क्या कर दें भैया? इसमें मान लेते हैं कि हम चुंबकीय बल रेखाओं को क्या है? थीटा कोण पर गुजारते हैं। थीटा कोण पर गुजारते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से। और ये मान लेते हैं कि भैया ये क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती हैं। तो ऐसे केसेस में भैया यहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा फाई बी, या फाई अकेले, फाई बी बराबर ये हो जाएगा क्या चीज? बी इंटू ए। ठीक है, फाई बी बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। कब? ये जब अविलंबित गुजर रही। बट अगर थीटा कोण पर प्रवाहित भाई प्रवेश करती हैं तो फाई बी बराबर हो जाएगा बच्चों बी ए कॉस थीटा।
क्योंकि यहां पर थीटा कोण पर ये प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, याद रखना भैया, इसीलिए आपको ये बार बार हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ये एरो दर्शा देते हैं, ये थीटा कोण पर प्रवेश कर रहे हैं, यहां अभिलंबवत। तो यही तो बताया गया है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक काल्पनिक भाई पृष्ठ है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा गया है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत ये गुजरने वाली चुंबकीय जो बल रेखाओं की संख्या है, इसी की माप को ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, इसे φb से दर्शाते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इसका मात्रक है। ठीक है, अब मात्रक क्या होगा, तो भैया देखिए, मात्रक इसका होता है वेबर, ये मात्रक बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, वेबर, जिसको WB से दर्शा सकते हैं, वेबर, या इसी का मात्रक अगर आप देखिए तो भैया यहां पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तो और उसके बाद A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो भैया टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक हो सकता है। या बच्चों इसी का एक मात्रक और, ध्यान, सीजीएस पद्धति में ध्यान देना, सीजीएस पद्धति में इसका एक और मात्रक होता है, जिसको बोला जाता है भैया क्या बोलते हैं, तो सीजीएस जो पद्धति में होता है, तो उसको याद नहीं आ रहा है भैया, क्या बोला जाता है, एक मिनट, दिमाग से चीजें निकल रही हैं, है ना, हाँ, मैक्सवेल। तो भैया एक मात्रक होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल भी इसका एक मात्रक हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करें भैया, तो एक मात्रक वेबर, दूसरा भैया टेस्ला मीटर स्क्वायर, तीसरा प्यारे बच्चों मैक्सवेल, ये तीन मात्रक इसके हो जाएंगे। ठीक है, अगर विमा की बात कर लें भैया, इसका डायमेंशनल फार्मूला प्यारे बच्चों, तो विमा इसका हो जाता है, विमा हो जाता है ml स्क्वायर t के पावर -2 a की पावर -1। ठीक है, यानी ml2 t -2 a -1, ये इसका क्या हो जाता है भैया, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए भैया, और राशि कौन सी है, तो राशि भी कभी कभार पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे राशि वगैरह हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, बट ध्यान देना भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मूड की बात है, राशि अदिश राशि। ठीक है, तो राशि कौन सी, अदिश है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा, मात्रक व विमा। स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, तो भैया ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बबुआ, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये भैया आपको बता दें 3 नंबर से कम में तो पूछा ही नहीं जाता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो भैया ध्यान से समझिएगा, फैराडे नामक, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम है, और माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए। इन्होंने 2 नियम बताया, और दोनों नियम बहुत लाजवाब हैं और इंपॉर्टेंट हैं, समझिएगा। जो पहला नियम है, अभी आपको हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना को समझाया था, याद आया भैया, सबसे पहली ही परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, वही जो घटना है पूरा का पूरा ये प्रथम नियम हो जाता है। ठीक है ना, पूरी वही इंसिडेंट पूरा वही होता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। जो पहला नियम है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है,
ठीक है, क्या बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, मतलब हमने यही बताया कि कोई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए और उसमें किसी कुंडली को घुमाया जाए, तो भैया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और यही सबसे बड़ा गुण होता है इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसी के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहां पर वही चीज बोला जा रहा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और ये धारा तब तक भैया प्रवाहित होती रहेगी बच्चों जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अभी हमने बताया कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसका कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद तो भैया प्रेरित धारा भी बंद हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक भैया, चलिए 1 मिनट बबुआ, तब तक थोड़ा पानी पी लें भाई, अभी दिक्कत होती है। देखिए वैसे जगह नीचे है नहीं, ऊपर ही समझेंगे। देखिए भैया, हम क्या करते हैं, कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, नीचे जगह है नहीं, ऊपर समझते हैं। ये एक कुंडली हो गई और इधर क्या करते हैं, तो इधर भैया हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, एक चुंबक ले लिया। ठीक है, चुंबक के जो पोल हैं भैया नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं वो ये हैं। ठीक है, ये हो जाएगी। अभी हमने क्या बताया, तो अगर देखिए हमने यही तो बताया भैया, ये एक कुंडली है, ये एक चुंबक है। जब किसी कुंडली को अपन चुंबक के करीब लाते हैं, हालांकि ये इसका विरोध करता है, ठीक है, मतलब इसका विरोध करेगा, लेकिन उसी के कारण ही प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ लॉजिक होता है। अभी हम आगे जब इसमें लेंज का नियम पढ़ेंगे ना, सेम वही अप्लाई होगा वहां। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज बताया गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो इसमें प्यारे बच्चों वही चीज है कि भैया जब किसी कुंडली को अपन चुंबक के करीब लाते हैं, फिर उसके बाद इनके में आपेक्षिक गति होती है, तो भैया जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसी के कारण प्रेरित धारा होती है। तो यहां पर वही तो बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में, यानी ये जो है ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं, ठीक है, और इनके मान में भाई परिवर्तन होगा, तो इसी के कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। और यहां पे ध्यान देना, और ये धारा भैया तब तक प्यारे बच्चों प्रवाहित होती रहेगी इस कुंडली में जब तक कि इन चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यानी अगर चुंबक को इससे दूर हटा लोगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, यानी फाई बी का मान अगर मान लेते हैं शून्य हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो ये पहला नियम हो जाता है फैराडे का। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं, हाँ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का ये पहला नियम हो जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है नहीं, और ना तो आपको बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे देखते हैं दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या होता है, ध्यान से समझिए। दूसरा नियम भी बहुत ही सिंपल सा नियम है प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा, अभी जो आपने पहला नियम देखा उसी का मैथमेटिकल फॉर्म दूसरा नियम हो जाता है, यानी उसी का गणितीय रूप, एक गणितीय सूत्र समझिएगा।
ठीक है, तो भैया इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्यारे बच्चों इसे दर्शाते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, ठीक, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है ई जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ये जो होता है, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है ये किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में भैया चाहे भाई परिवर्तन को एक चीज ध्यान देना, चाहे डेल्टा से लिखें या डी से लिखें, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, तभी तो भैया ये परिवर्तन की ये दर को बताएगा। और इसके ऋणात्मक होता है भैया, इसलिए आगे माइनस लगा दिया। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है फैराडे का दूसरा नियम। या भैया इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि E बराबर, इसी को भैया ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस का डी फाई अपान डी टी। इसको प्यारे बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप चाहे डेल्टा फाई लिखें या डी फाई लिखें, एक ही बात है, याद रखना, ठीक। तो यहां पर यही कहा गया कि ये नियम जो फैराडे का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि ई है, ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, ठीक, परिवर्तन का मतलब डेल्टा या डी के ऋणात्मक यानी माइनस दर यानी टी के बराबर होता है, बस यही है। अब एक चीज ध्यान देना भैया, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे चूंकि, ध्यान देना, अब डेल्टा फाई या डी फाई, प्यारे बच्चों ये जो डेल्टा फाई होता है या डी फाई, इसके बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि सवाल में देगा कि चुंबकीय फ्लक्स भाई इतने से बदल, इतना दे देगा, इतना विद्युत वाहक बोल्ट से बदलकर इतना बोल्ट हो जाता है, ठीक, ऐसा देगा, याद रखना। तो यहां पे ध्यान देना इसका, और नीचे डेल्टा टी का मतलब होता है भैया T2 माइनस T1, यानी जैसे है ना डेल्टा x लिखा है तो इसका मतलब x2 माइनस x1, ठीक। तो वही चीज, तो हम अगर यहां पर ये वैल्यू रख दें तो भैया हम ये कह सकते हैं ये फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस लगेगा, इसके स्थान पे भैया फाई 2 माइनस का फाई 1 लिख सकते हैं, और नीचे बच्चों क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस का T1, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भैया ये एक फार्मूला आपका ये भी तैयार हो जाता है, ठीक है भैया, एक फार्मूला प्यारे बच्चों ये भी तैयार हो जाता है। आई बात समझ में। तो जब हमने बताया ना T1 T2 का मान अलग अलग दे दे और या फाई 1 फाई 2 का मान अलग अलग दे दे, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो भैया ज्यादातर केसेस में 70% से 80% केस में प्यारे बच्चों यही फार्मूला अप्लाई होता है। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है भैया कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या दे दे तब फार्मूला क्या हो जाता है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यदि प्यारे बच्चों कुंडली में फेरों की संख्या जैसे होगा ना, कुंडली में 200 फेरे हैं 300 फेरे हैं, तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या दे दे प्यारे बच्चों, तब ये फार्मूला हो जाता है E बराबर माइनस का भैया यहां पे n और उसके बाद ये डी फाई अपान डी टी। अब एक चीज ये समझना भैया, यहां से आपके माइंड में एक बात ये आ रही होगी कि हम माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो भैया माइनस हमेशा प्यारे बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। यहां पे हालांकि वो बोला गया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, बट ऋणात्मक इस बात का संकेत देता है, ये ऋणात्मक या माइनस चिन्ह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को ही बताता है। आई बात समझ में।
चलिए भैया, तो ये हो जाएगा दूसरा नियम, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए, तो आई बात समझ में, ऐसे लिख सकते हैं या एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक, क्योंकि भाई जब यहां दो तरीके से लिखे हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ई बराबर माइनस का भैया ये एन रहेगा और डी फाई अपान डी टी, याद रखना डी फाई अपान डी टी लिख सकते हैं, या हमने बताया डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, चाहे जो लिखो कोई बात ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो भैया ध्यान समझना, ये भी बहुत ज्यादा, हम ये नहीं कहेंगे बहुत रेगुलर वाला है, लेकिन इतना है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल किसी न किसी सेट में इधर उधर से दिख ही जाता है, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना कि। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं, फिर इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो भैया जो लेंज का नियम होता है वो ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित जो धारा की दिशा है वो सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब एक आपने कहावत सुनी होगी भैया कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर दो, तो वो हो जाएगा भैया लेंज का नियम, यानी जिसके कारण ये प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसी का ही विरोध करती है, यानी बुलाएगी उसको, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये नियम यहीं के लिए अप्लाई होता है भैया। जैसे समझते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले भैया हम एक, जैसे कि यहां पे ले लिए एक चुंबक, एक चुंबक हमने ले लिया और इसके ध्रुव, जैसे ये नॉर्थ है भैया, ये साउथ, और इसके पास में प्यारे बच्चों एक कुंडली ले लिया। अब इसमें ध्यान देना कि जब हम क्या करेंगे, जब इस चुंबक को, यानी इस कुंडली को ऐसे ही रख दें और इस चुंबक को तेजी से, चुंबक को भैया हम तेजी से इस कुंडली की तरफ ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बोले तो यहां पे भैया जो दिशा हो जाएगी ना भैया, वो इस तरह से होगी। मतलब जो इसकी दिशा होगी भैया इसमें प्रेरित धारा की, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब जो चुंबक का अगर हम नॉर्थ बोले तो उत्तरी ध्रुव जब कुंडली के करीब लाएंगे तो ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। और एक और फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे फिर से हमने भैया एक कुंडली ले लिया प्यारे बच्चों, और इस कुंडली में अब की बार मान लेते हैं कि ये साउथ है और ये नॉर्थ। अब इसको भैया ध्यान समझिए, अगर हम इसके करीब लाते हैं, ठीक है, और ये क्या है, कुंडली है। अब की बार जब इसमें लाएंगे भैया तो ये भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये भी भाई दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। मतलब अब की बार ये क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब ये बस इतना सा समझना है कि यदि हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाएंगे तेजी से, तो भैया इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो भी क्या है भैया, एक उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी, यानी उसकी दिशा भी उत्तरी ध्रुव होगी। और उसके बाद अगर दक्षिणी ध्रुव हम इसका सिरा तेजी से कुंडली के पास ले जाएंगे तो भैया इसमें भी प्रेरित जो धारा की दिशा होगी वो भी दक्षिणी होगी। तो यहां पर कहने का मतलब यही है कि जब हमने यही बताया किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न, यानी इसमें ये जो धारा है इसके कारण उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये धारा हमेशा इसके
विरोध करेगी। तो इसमें वही चीज है भैया, इसको बुलाएगी जरूर, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक, तो यहां पर है वही चीज कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर दो, वही होता है लेंज का नियम। बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया, अब ये दो टॉपिक तो इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भैया इस चैप्टर के एकदम फेवरेट वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में भैया इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं है। एक स्वाप्रेरण गुणांक, एक अन्योन प्रेरण गुणांक। तो भैया स्वाप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसमें भी उसका परिभाषा मात्रक विमा निकालना होता है। तो सबसे पहले भाई स्वाप्रेरण गुणांक समझने से पहले हम स्वाप्रेरण घटना समझ लेते हैं। ठीक, स्वाप्रेरण गुणांक या स्वाप्रेरकत्व तो इसी को कहा जाता है। लेकिन उससे पहले ये तो जान ले कि स्वाप्रेरण है क्या, तभी तो स्वाप्रेरण गुणांक को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वाप्रेरण किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो इससे भैया कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्वाप्रेरण कहते हैं। और ये चीज हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ही तो है। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली से, भाई कोई कुंडली है प्यारे बच्चों, और इसमें भैया इसका संबंध ध्यान देना, और इसका संबंध हम यहां पे एक सेल और एक कुंजी से कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना भैया, और यहां पे आने के बाद ये एक कुंडली है। ठीक, एक मिनट, ये एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, समझने के लिए इस घटना को। देखिए ये भैया क्या एक सेल है, और ये एक कुंजी के है, और ये बल्ब है, कुंडली। ठीक है, पूरा परिपथ है ये कुंडली। अब देखिए यहां पे ये बोल रहा है भैया क्या है कि किसी कुंडली से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे भैया कोई एक परिपथ है, और जैसे ही प्यारे बच्चों इस परिपथ में हम सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तो भैया जब इसमें धारा का प्रवाह हुआ तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसी के कारण इस भैया कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और धारा जब इस परिपथ में उत्पन्न होगी तो भैया इस धारा का मापन करने के लिए यहां पे एक बल्ब लगा दिया गया है कि हां जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह हुआ, ये भैया इस बात का संकेत देगा कि इसमें क्या है, धारा का प्रवाह, मतलब इसमें क्या है, धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ नहीं समझना है, बस यही है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये चीज हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही भैया क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, वैसे ही धारा रुक जाएगी। तो ये घटना क्या होता है, स्वाप्रेरण गुणांक। स्वाप्रेरण गुणांक नहीं, स्वाप्रेरण, स्वा का मतलब अपने आप में ही। ठीक, तो स्वाप्रेरण जो घटना होती है ये मतलब एक ही कुंडली में होती है। ठीक, बोले तो इसमें जो धारा होगी भैया वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स के होता है।
या इसमें फाई अनुक्रमानुपाती आई के, क्योंकि हमने बताया ना कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके मान में परिवर्तन करोगे तो धारा के मान में परिवर्तन होगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान शून्य हो जाएगा तो इसका मान भी शून्य होगा। तो इसमें वही अभी तक हम समझा रहे हैं कि भैया जो स्वप्रेरण होता है वो ये होता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा भैया, तो इसी के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, यही घटना क्या होती है, स्वप्रेरण होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया। चलिए अब देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो ये है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है भैया, स्वप्रेरण गुणांक। भाई स्वप्रेरण तो मान के चलिए बहुत कम परिभाषा पूछता है, जो ज्यादा पूछता है वो स्वप्रेरण गुणांक पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भैया, ये सबसे ज्यादा, और 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, पूरा फार्मूला भी पूछा जाएगा कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इससे संबंधित सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। समझिएगा, अभी हमने एक बात आपको, ये भी हम लास्ट में आपको बताएंगे भैया कि ये परिभाषा कहां से आई, ये परिभाषा कहां से आई भी आपको बताएंगे। पहले समझिए इसमें, अभी हमने स्वप्रेरण घटना में आपको यह समझाया कि जो स्वप्रेरण में होता है भैया, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्यारे बच्चों आई के, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो धारा के समानुपाती, यानी उसी कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब भैया जब इसको अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाएंगे तो ये फाई बराबर प्यारे बच्चों इसके स्थान पे लग जाता है एल, और यहां इनटू का ये आई। अब जहां एल क्या है, तो एल होता है यहां पर कांस्टेंट नियतांक, और इसी एल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भैया हम लिखेंगे कि अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा भैया, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी फाई अपान डी टी। ठीक है भाई, टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी फाई लिख देंगे, यहां पे लिख सकते हैं टी के सापेक्ष, या वैसे 1 मिनट लिख देंगे, ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर दोगे। तो लिखेंगे भैया कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया टी के सापेक्ष प्यारे बच्चों जब अवकलन करेंगे डी फाई अपान डी टी बराबर, भैया ये ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डी बाई डी टी हो जाएगा, और यहां पे एल इंटू आई ये है। तो भैया एल का जो है अवकलन, भाई एल क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका होगा नहीं, ये बाहर हो जाएगा, तो ये डी फाई अपान डी टी हुआ बबुआ, एल बाहर रख देंगे भैया, तो अब बचा डी आई अपान डी टी, है ना, ये बच गया, क्योंकि यहां पे देखिए आई है तो डी आई अपान डी टी बन गया। अब चूंकि भैया एक चीज आपको यहां समझना होगा, चूंकि ये जो ई बराबर होता है, 1 मिनट इधर लिख दें, जगह कम है तो इधर लिख दें भैया, चूंकि ई बराबर किसके होता है, तो भैया ये डी फाई अपान डी टी के होता है। ये चीज भैया अपने भी देखा, ठीक है, क्या कहते हैं, फैराडे के नियम में। और उसके बाद अगर हम देखें भैया, अब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम ई रख देंगे, और यहां पे ये एल हुआ, और ये डी आई अपान डी टी, बट हमको चाहिए एल बराबर,
तो भैया ये L बराबर जब करेंगे तो ये चीज रहेगा, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, ये E अपान ये हो जाएगा DI अपान DT। एक मिनट थोड़ा सही से, कि L बराबर ये E अपान DI अपान भैया क्या हो जाएगा DT। यही प्यारे बच्चों, और एक चीज ध्यान देना, ये इसमें माइनस लग जाता है क्योंकि हमने बताया ना स्टार्टिंग से ही आपको, तो भैया माइनस क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में ये परिवर्तन को बताता है, माइनस इस बात का संकेत होता है। अब देखिए जरा गौर से कि भैया आपकी जो परिभाषा आई वो कहां से आई, इस फार्मूले को गौर से देखिए, माइनस अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर इसी में प्यारे बच्चों DI अपान DT बराबर 1 रख दें, अब DI अपान DT है क्या, तो इसको बोलेंगे धारा परिवर्तन की समय दर, यही कहेंगे। धारा परिवर्तन की दर कितना कर दें, एकांक कर दें, इसके स्थान पे यानी 1 रख दें, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये L बराबर केवल E बचेगा कि नहीं, माइनस भूल जाइए क्योंकि माइनस हमने बताया परिवर्तन को बताता है, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में। तो प्यारे बच्चों परिभाषा ये कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक मतलब L, स्वाप्रेरण गुणांक कह रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के, यानी ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कह रहा है संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर यानी DI अपान DT एकांक होने पर, यानी एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो भैया इसी परिभाषा में यानी इसी फार्मूले में यदि हम DI अपान DT लिख दें मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो ये भैया परिभाषा निकल कर आ गई कि स्वाप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। लो जी आ गया एकदम सिंपल सा। तो भैया याद रखना यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसका हम निकालेंगे भैया मात्रक, मात्रक और उसके बाद विमा। तो भैया मात्रक क्या हो जाता है, तो इसका मात्रक होगा हेनरी। क्या होता है भैया, हेनरी। अब उसके बाद इसका विमा क्या हो जाएगा, तो विमा हो जाता है ml2 t-2 a-2। ठीक है, ये इसका भैया क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, फिर से बोल देते हैं भैया, नजरअंदाज मत करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हमने बताया ना भैया इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक तो हैं जो एकदम दमदार वाले हैं। एक तो भैया फैराडे का नियम, दूसरा स्वप्रेरण गुणांक, तीसरा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व विमा आपको लिखना है, ठीक है, और इसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अन्योन्य प्रेरण देख लेते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल टॉपिक है, नाम ही है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य का मतलब देखिए स्वप्रेरण में क्या होता है, उसी कुंडली में भैया, यानी जब क्या होता है उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो वो घटना स्वप्रेरण। अन्योन्य में जब किसी एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो वो अन्योन्य। आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है, ठीक है भैया, नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, ठीक, टॉपिक वाइज तो हम पढ़ा ही चुके हैं। उसमें पूछता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी 2 कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक, और जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण, या यूं कह सकते हैं अन्योन्य प्रेरण घटना के कारण
दूसरी कुंडली में स्वतः ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब समझते हैं अन्योन्य प्रेरण है क्या। ठीक है, ये तो हमने बताया। देखिए, किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से यदि पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो भैया इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चलिए समझते हैं फिगर के माध्यम से। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लें। अब देखिए बच्चों, क्या बताया गया। देखिए भाई, पास पास दो कुंडलियां रखी हुई हैं, तो भैया यहां पर यही तो बताया गया कि किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में यदि परिवर्तन करें, तो जैसे प्यारे बच्चों ये एक कुंडली है भाई, प्राथमिक कुंडली, इसको P से दर्शा दें। ठीक है, और ये एक सेकेंडरी है, द्वितीय कुंडली, S से दर्शा दें। तो जब भाई क्या है, पास पास दो रखी दो कुंडलियों में जब प्राथमिक कुंडली में जब धारा के मान में भैया परिवर्तन किया जाए, मतलब इसको हमने एक सेल यानी कुंजी के को दबाते हैं और एक सेल द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो भैया इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और जैसे ये प्रेरित धारा क्या है भैया, यानी इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, है ना, यानी इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी और इन चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के कारण ही इस दूसरे कुंडली में भी धारा का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को ही कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। बहुत रटने की जरूरत नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। नाम है अन्योन्य, यानी एक कुंडली के कारण भाई किसी अन्य कुंडली में जब धारा उत्पन्न हो जाए तो यूं कह सकते हैं ये घटना अन्योन्य प्रेरण। आई बात समझ में, है ना सिंपल। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका लाजवाब टॉपिक अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखते हैं। चलिए हो गया, तो ये तो रहा भैया अन्योन्य प्रेरण। अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक, इसमें हमने यही बताया ना कि भैया जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, यानी इसमें जो भैया I1 होता है, ठीक है, ये I1 अनुक्रमानुपाती होता है किसके, यानी इसमें दूसरे वाले में चुंबकीय फ्लक्स में, यानी फाई, यूं कह सकते हैं इसमें φ2 जो है I1 के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि भैया इसमें पहली वाली ही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तभी तो दूसरी वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो यूं कह सकते हैं कि इसमें φ2 वो अनुक्रमानुपाती होता है I1 के। ठीक है, चलिए यही चीज समझना है अब हमको अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो चलिए देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसका परिभाषा, मात्रक व विमा। सबसे पहले भैया हम इसका परिभाषा समझ लेते हैं और बाद में इसको
फार्मूले से बताएंगे आपको। भाई क्या होता है, दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बस इसमें आपको इतना दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों, इसमें भैया अन्योन्य प्रेरण में भाई हमने बताया कि दो कुंडलियां, जैसे एक कुंडली इधर एक कुंडली इधर, तो हमने यही बताया कि इसमें जब धारा आप प्रवाहित करोगे तो दूसरी कुंडली में यानी phi2 में भैया परिवर्तन होगा। तो यही इसमें यही होता है कि दूसरी कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होता है भैया ये अनुक्रमानुपाती होता है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के। यानी प्राथमिक कुंडली में अगर आप धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अब भैया जब इसको हम हटाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो ये बराबर यहां पे m लग जाता है, क्योंकि m यहां क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक, और यहां पे m को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। m इंटू का भैया ये क्या हो जाएगा I1। अब इसमें भी वही चीज लिखेंगे भैया कि t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो भैया t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो भैया ये हो जाएगा क्या चीज, d∅2 अपान dt बराबर का, ध्यान देना यहां पे क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा, ये m इंटू का I है, I1 है, I नहीं I1। ठीक है, अब देखिए m का अवकलन तो होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अचर पद है भैया, तो इसको बाहर निकालेंगे, तो ये d∅2 अपान dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद भैया यहां पे जब ये m बाहर हो जाएगा तो यूं कह सकते हैं ये di1 अपान dt, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे भाई चूंकि भाई अभी हमने बताया ना कि हमने फैराडे के पहले नियम में, वही फैराडे का जो दूसरा नियम है उसमें ये चीज देखा कि d∅ अपान dt बराबर E के होता है, बट यहां पे अब की बार phi2 है, तो इसका मतलब E2 बराबर क्या हो जाएगा, d∅2 अपान dt। अगर इसी में भाई d∅ अकेले होता तो जैसे बराबर केवल E रखते जैसा स्वप्रेरण में, तो इस पूरे के स्थान पे हम E2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, E2। तो ये भैया आपका फार्मूला बन जाएगा, इसके स्थान पे केवल E2 रखिए, बराबर यहां पे ये m हो गया और ये di1 अपान dt। ठीक है, di1 अपान dt हो गया। अब जब भैया m हमको चाहिए m बराबर, ठीक है, m बराबर चाहिए, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर, ये हो जाएगा E2 अपान di1 अपान dt। ठीक है, di1 अपान dt हो जाएगा भैया, और यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। और यह हमने बताया ना भैया, आप इसी में क्या करेंगे, आगे माइनस लगा देंगे। अब माइनस भैया हमने यही बताया कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, तो यहां पे ये माइनस जरूरी है। अब देखिए परिभाषा कहां से निकला, अगर इसी फार्मूले में प्यारे बच्चों di1 अपान dt के बराबर 1 रख दे, तो इसका मतलब ये di1 अपान dt का मतलब क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, और ये बराबर 1 है यानी एकांक। तो यहां पे परिभाषा यही बोला गया है कि दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, तो भैया वो कह रहा है, यानी जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यही तो है ना कि भाई जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है दूसरी कुंडली में उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न हो। तो भैया यहीं से परिभाषा निकलती है, ये कोई नई परिभाषा मतलब कहीं से ऐसे नहीं आ गई है। ठीक है, याद रखना। अब भैया हम इसका निकालेंगे मात्रक और साथ में डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमीय सूत्र। तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी।
क्या हो जाएगा, हेनरी। और उसके बाद भैया इसका विमा जो हो जाएगा ml2t-2a-2, ठीक है, ml2t-2a-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और प्यारे बच्चों देखिए, हम उन्हीं टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा भैया यहां पर रख रहे हैं जो आपके एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वन शॉट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को अपने को देखना है जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो, ठीक, याद रखना। चलिए तो समझते हैं भैया। देखिए, जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। मान लेते हैं भाई बैटरी द्वारा धारा के मान को 0 से अस्थायी मान I0 तक बढ़ाने में, भाई I तक लिखा है तो I0 तक बढ़ाने के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, और ये कार्य ही क्या है, संचित भाई क्या है, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब समझिए, जैसे भैया कोई कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली में प्यारे बच्चों जैसे हमने धारा प्रवाहित किया, अब इसमें धारा प्रवाहित करने पर एक चीज ध्यान देना, ये इसमें क्या होता है भाई, ई जो कि क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इसकी दिशा हमेशा इसके विपरीत होगी, ठीक है, हमेशा इसके विपरीत रहेगी। और इसको हमने बताया ना कि इसमें भाई धारा प्रवाहित करने के लिए या फिर आवेश जब प्रवाहित करेंगे तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य ही क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये आपको भाई समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं समझना भाई। यहां पर हमने यही बताया कि जैसे कोई कुंडली है, इसमें मान लेते हैं कोई आवेश प्रवाहित किया आपने, सूक्ष्म आवेश dq प्रवाहित किया, ठीक है, dq को प्रवाहित करने में मान लेते हैं किया गया कार्य जो है वो dw है। तो जब हम भाई आवेश प्रवाहित करें या इसमें धारा का प्रवाह करें तो इसमें जो E यानी विद्युत वाहक बल है, तो भैया ये हमेशा क्या होगा, इसके विपरीत होगा, ठीक। तो इसी के कारण यहाँ पे कितना कार्य किया जाएगा, यानी इस कुंडली में कितना कार्य करना होगा आवेश प्रवाहित करने में, वही कार्य निकालेंगे, क्योंकि वही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको यहां पर जो कुछ लिखना है भैया, इतना लिखना होगा, याद रखना। हमने यही बताया ना कि जब किसी कुंडली में भाई धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि फिगर में आपने देखा, ठीक, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है, क्योंकि हमेशा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है वो धारा के विपरीत होगी भैया, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि किसी क्षण जो बैटरी द्वारा धारा का मान वो 0 से अस्थायी मान I0 तक भाई बढ़ा दिया जाता है, तो इसके लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये परिभाषा के तौर पर है। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे भैया, यहां पे लिखेंगे कि माना सूक्ष्म आवेश dq को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य dw है। तो भैया अब जो कार्य होगा तो वो क्या हो जाएगा, dw बराबर माइनस का E। अब E हमने माइनस का इसीलिए भाई बार बार बताते चले आए, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है, E इंटू का भैया dq,
क्यू। अब ये कहां से आया फार्मूला? देखिए आपने विभव के बराबर पढ़ा है, V बराबर W बाई क्यू होता है, क्लियर। E बराबर क्या होता है भैया? क्योंकि भाई एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। अब भैया ये जो विभव है प्यारे बच्चों, वही जो विभव है वो विद्युत वाहक बल के बराबर, क्योंकि विभव का मात्रक भी वोल्ट और विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट। तो हम यहां से जैसे W बराबर करेंगे तो V इंटू का क्यू लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों वही dW बराबर E इंटू dQ हो गया है। अब कार्य किया गया सूक्ष्म कार्य है, क्योंकि सूक्ष्म आवेश को प्रवाहित करने में काम भी भैया परिपथ में छोटा होगा, इसलिए dW बच्चों। और ये जो V है इसके बराबर भैया यहाँ पे E क्या है? विद्युत वाहक बल है, और यहाँ पे आवेश क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए dQ। अब भैया एक चीज ध्यान देना, अब एक चीज हमें और पता है, स्वप्रेरण गुणांक में प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है, चूंकि E बराबर माइनस का L और DI अपान DT, याद आया कुछ? तो ये चीज भैया हमने किसमें पढ़ा है प्यारे बच्चों? तो ये चीज स्वप्रेरण गुणांक में हमने देखा, ठीक है। हमने, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिख दें, E बराबर माइनस का L और ये DI अपान DT इनटू का, ये भैया हमको पता है, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक में ये चीज आपने देखा है। अब भैया यहां पे ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो dW बराबर हो जाएगा भैया, ये माइनस ऑलरेडी है बच्चों एक फार्मूले वाला, तो ये माइनस भैया हो गया, और इधर ये फिर से एक बार पूरा वैल्यू रख देते हैं L, और ये DI अपान DT हो गया प्यारे बच्चों। और उसके बाद भैया यहां पे ये D क्यों है, इसको थोड़ा सही से सजा के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dW बराबर, अब एक चीज ध्यान दो भैया, ये L रहने दो, ठीक है, और उसके बाद dQ इसके साथ रख लो, dQ अपान dt, इसके साथ रखने के बाद ये चीज है DI रहने दीजिए। अब देखिए Q अपान T भाई किसके बराबर? I के बराबर होता है। I बराबर क्या होता है भाई? Q अपान T होता है कि नहीं, जरा बताओ। I बराबर Q अपान T, यानी आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो भैया हम यहां पर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि, इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ये भैया यहां पे लिखेंगे I बराबर, चूंकि I बराबर ये dQ अपान dt हो जाएगा, I बराबर dQ अपान dt, इसके पूरे के स्थान पे हम I रखेंगे। तो ये भैया आपका फार्मूला जो बनेगा dW बराबर ये L हुआ, इसके स्थान पे I रखेंगे, L इंटू I इंटू का ये DI हो गया, ठीक है, DI, ठीक। अब यहां पर भैया ये dW के बराबर हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे कि धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य। अब भैया जब भी बड़ा कार्य किया जाता है, जैसे भैया 0 से कोई भी वैल्यू तक ले जाना है, तो हमेशा समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये समाकलन लगा देंगे। अब भाई देखिए ये W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण के लिए ये फिर D हट जाएगा, यहां समाकलन लगेगा 0 से ये प्यारे बच्चों I0 तक, 0 से I0, और यहां पे क्या है? dW है, ठीक है। तो फिर से हम लिख सकते हैं, इधर देखिए यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा W बराबर, ये हो जाएगा, हमने बताया ना कि भाई समाकलन ये 0 से I0, और dW का मान पूरा का पूरा क्या है? L इंटू I और DI। तो भैया ये ध्यान दें, क्या है ये? L इंटू का I DI। तो भैया L बाहर हो जाएगा, L का थोड़ी समाकलन होगा, L बाहर हो जाएगा, तो ये समाकलन केवल और केवल ध्यान देना I
कि घात समझो 1 है इनटू का डी, और ये 0 से आई नॉट तक है लिमिट। अब एक चीज ध्यान दो, समाकलन जैसे x की पावर n हो, जब जैसे यहाँ पे i के पावर समझो 1 है, तो जब x की पावर n हो, x की पावर n इंटू यहाँ पे dx, ये अवकलन जब होता है प्यारे बच्चों तो ये बराबर होता है x की पावर n+1 नीचे n+1, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर W बराबर जब लिखेंगे ये तो L हो गया। अब इसमें ध्यान देना, ये I के पावर समझो एक घात है ही, 1+1 हो जाएगा और नीचे 1+1 हो जाएगा, और लिमिट प्यारे बच्चों 0 से आई नॉट रहेगा। तो ये हो जाएगा W बराबर, ये तो L हो गया भैया, और ये क्या हो गया I स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या हो गया I स्क्वायर हो गया, और नीचे भैया ये 2 है। ठीक है, और लिमिट क्या है प्यारे बच्चों 0 से ये आई नॉट तक, आई नॉट तक। अब एक बार अपर लिमिट जब भी इस तरह से हो भैया, एक फार्मूला चलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W बराबर जैसे 1/2 बाहर रख लीजिए, ये L हो गया, और यहां पे अपर लिमिट यानी एक बार I के स्थान पे भैया आई नॉट स्क्वायर, और -1 बार भैया I के स्थान पे यहाँ पे 0 इसका। ठीक है, स्क्वायर रखेंगे कोई मतलब नहीं, तो ये केवल और केवल क्या बच जाएगा, इधर देख लेते हैं, थोड़ा जगह कम पा गया भाई। तो यहां पे ये बन गया प्यारे बच्चों क्या चीज, W बराबर भाई 1/2 रहने देते हैं, और ये L इंटू का आई नॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा L इंटू का आई नॉट का स्क्वायर, और यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा आपका फार्मूला कार्य, और यही कार्य क्या होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। तो भैया इसी को हम U बराबर लिख देते हैं 1/2 L इंटू का आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो किया गया कार्य आपको लिखना होगा, एक लाइन तो आप लिख सकते हैं या करके यहां पर लिख देंगे कि ये कार्य ही कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। तो भैया इसी के स्थान पे हम U बराबर लिख देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है भैया थोड़ा बायोलॉजी वालों को यहाँ समाकलन में दिक्कत आई हो, बट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया ये फार्मूला ही है, कुछ नया चीज हमने ऐड नहीं किया है। यहां से जो चीज हमने किया है, तो देखिए 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, ये L है, तो भैया जब भी जैसे यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर था, तो अगर ऐसा लिखा हो, जैसे हमने बताया कि x की घात a से b हो, तो आई स्क्वायर को x समझ लीजिए और आई नॉट को a समझ लीजिए, 0 को b, तो एक फार्मूला चलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार इसके स्थान पे ये अपर लिमिट, जैसे यहाँ पे देखिए आई के स्थान एक बार आई नॉट का स्क्वायर हमने किया, फिर माइनस सूत्र का होता है, और एक बार भैया इस आई के स्थान पे यहाँ पे लोअर लिमिट यानी 0 का स्क्वायर करो चाहे जो करो 0 ही रहेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है। ठीक, तो इसको हमने इसको लिख के सही से लिख दिया। अब W के बराबर इतना, अब फिर आप लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं कि मतलब कुंडली में ये किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए भैया W बराबर, ये W जो लिखे हैं इसके U बराबर 1/2 L आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संचित ऊर्जा का व्यंजक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।